अब इसके बाद देखिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर चलोगे नहीं पढ़ने पर थोड़ी सी उसके बारे में बता देता हूँ। शैक्षिक तकनीकी के बारे में समय है अपने पास 1 घंटे का। हाँ जी तो बता रहा हूँ हेडिंग करोगे शैक्षिक तकनीकी। हेडिंग डालिए शैक्षिक तकनीकी। इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी शॉर्ट में क्या कहेंगे हम ईटी कहेंगे। चलो कहानी शुरुआत कर लेते हैं चलता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जन्म देखिए कौन से देश में हुआ यूएसए में कब हुआ भाई। हाँ जी अच्छा सारी वैसे कर लिए अच्छा कौन सी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रारंभ हुई थी बता दो 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं क्या आया सवाल है एग्जाम में पेपर में देखिए ना क्या नाम मैंने नाम पूछा कोई पता क्या क्या मिला भाई 3 बार आया वाला कितनी कोशिश करी ढूंढने की है क्या आया उसके अंदर 2 बार बिना वाला माना है और बताओ भाई बाकी तो कुछ किया नहीं है ना तो याद नहीं रहता शाम तक जाते याद बजाते कुछ और चीज रहता है क्या करना है क्या नहीं करना ये बताया लेकिन विचार दिखा रहे अरे अभी विचार से कुछ होने वाला है सिलेक्शन लेना क्या करा जेब में ग्रीन पेन मिलेगा तुम्हें ग्रीन पेन ऑर्डर करने के लिए जब सपना इतना बड़ा दिखाए तो कोशिश बहुत सारी करनी पड़ेगी हमें कभी थकान नहीं होनी ना रुकना है बस कंटिन्यू अपने काम पर लगे रहना जब तक हमारा टारगेट नहीं मिल जाए इसीलिए देखिए आप हम सब मिलकर कोशिश करें कि हमें हमारा लक्ष्य मिल जाए हमारा लक्ष्य क्या है आपकी सफलता है आपका लक्ष्य क्या है सफल होना है फिर दोनों मिलकर चाहिए तो कहीं तभी हो पाएंगे अकेले नहीं कर पाता बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है सहयोग की लिखो शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक तकनीक का प्रारंभ देखो जल्दी से चले जाएं शैक्षिक तकनीक का प्रारंभ 19वीं सदी से माना जाता है 19वीं सदी से माना जाता है लिखो इसके नीचे डेट 1926 जी नीचे लिखो उसके बाद लाइन खत्म होगी उसके बाद लिखो 1926 आपको पता है पैटर्न बनाने का पहले 19वीं सदी लिखी उसके बाद लिखा 1926 चलने का अभी 1926 से लेके मशीन बनाई गई थी शिक्षण की मशीन बनाई गई थी क्या बनाई गई थी शिक्षण मशीन बनाई गई थी सबसे पहले काम में 19वीं सदी ठीक है दूसरा 1926 इसमें क्या बनी थी शिक्षण मशीन किसने बनाई थी मैंने बनाई थी है ना किसने बनाई थी अरे नाम बता रहा है सिडनी आई थी है ना किसने बनाई थी अरे नाम बता रहा है सिडनी एल प्रेसे किसने बनाई थी सिडनी एल प्रेसे इनके द्वारा बनाई गई थी मशीन इससे शुरुआत होती है फिर उसके बाद 1930-40 का दशक 1930 से 40 के बीच 2 शिक्षा शास्त्री आते हैं लोम्सडेन रॉबर्ट ग्लेशर लोम्सडेन और बड़ी शिक्षा थे वह रॉबर्ट ग्लेशर ग्लेशर भी पढ़ते हैं हम इसको देखिए इन्होंने देखिए वो दिया था मॉडल भी दिया था रॉबर्ट ग्लेशर ने जिसका नाम था बेसिक टीचिंग मॉडल ये आया था आउट ऑफ सिलेबस डिस्कशन बेसिक टीचिंग मॉडल इन्होंने दिया था ग्लेशर ने और हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिवाइड करने वाला दिया था लोम्सडेन लोम्सडेन इन्होंने 3 भागों में पढ़ा था 1964 के अंदर देखिए और इन्होंने देखिए बेसिक मॉडल दिया था इन दोनों ने मिलकर कुछ अवार्ड बनाए कुछ बोर्ड्स बनाए उनको जोड़ तोड़ करके देखिए शिक्षा में क्या लाने की कोशिश की थी टेक्नोलॉजी यानी ये शिक्षा मशीन प्रभावित हुई उसी तरीके से चीज बनाने लगे ये भी क्यों नहीं टीचिंग को इफेक्टिव और बनाया जाए प्रभावशाली और अधिक बनाया जाए उस दिशा में इन्होंने कुछ प्रयास किए तो इनका तो देखिए हम देखते हैं एक लाइन देते हैं शैक्षिक तकनीकी के विकास में सहयोग शैक्षिक तकनीकी के विकास में सहयोग कुछ बोर्ड बनाए थे इन लोगों ने और देखो 1954 बीएफ स्किनर क्या किया था अभिगमित अनुदेशन ये भी एक मशीन का लेकिन थी किताब अभिगमित अनुदेशन लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके बाद 1967 इंग्लैंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द देने वाला पहला व्यक्ति आता है बताओ क्या नाम आया हुआ है पेपर में जॉन्स ब्राइन मोर इंग्लैंड के वासी थे जिनका नाम क्या था जॉन्स ब्राइन मोर कहां के थे इंग्लैंड के इन्होंने देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दिया सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दिया ये विकास की कहानी देखिए 19वीं सदी 1926 1930 से 40 1954 1967 ब्राइन मोर जॉन्स ब्राइन मोर ये लिख लिया नहीं पहले उसमें सभी बताइए एजुकेशन के बारे में टेक्नोलॉजी अच्छा तब बता दो अरे बता के है तो पहले छोड़ो इनको लिखवा के ना ठीक अभी बात आती है भारत में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नाम का एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया 1970 में फिर बाद में एक इंस्टीट्यूट बना दिया एनसीईआरटी का सीआईटी कौन सी बनी थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जितने भी टीवी चैनल चल रहे हैं सारे वहीं के पास स्टूडियो बने हुए हैं वहां पर एनसीईआरटी के प्रोफेसर यूके प्रोफेसर टीवी के प्रोफेसर को रिकॉर्डिंग करके टीवी चैनल चलाते रहते हैं तो भारत में ईटी का संचालन कौन करता है भारत में ईटी का संचालन करता है उसका नाम लिख लो 1984 में स्थापित की गई थी जिसका नाम है सीआईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हिंदी में कहते हैं सेंट्रल केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी क्या है संस्थान इंस्टीट्यूट लिखा भी अच्छा ये भी लिख तो लेना बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया था बेसिक टीचिंग अरे क्या सवाल देखिए मॉडल फिर अपने पेपर में रिपीट ज्यादा होते हैं सवाल रॉबर्ट ग्लेशर ने दिया था लिख लेना उसमें प्रोग्रामर क्या था ये लर्निंग नाउ इंस्ट्रक्शन पढ़ाया था मैंने 3 प्रकार के लीनियर ब्रांचेज और मैथमेटिक्स चौथा पढ़ाया था कंप्यूटर था चलो अब ये तो शिक्षा तकनीकी के विकास की कहानी थी शब्द देने वाले कौन थे जॉन्स ब्राइन मोर लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछा बताओ शैक्षिक तकनीकी का क्या होता है इसका बता दो आपको क्या कह रहे हो शिक्षा में तकनीक का प्रयोग उपकरण थोड़ी होते हैं कुछ और भी चीजें होती हैं सारी उपकरण नहीं आप देखोगे मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा में एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है क्या मशीन का प्रयोग काम मिल गया क्या हमने मनोविज्ञान के सिद्धांतों को काम मिल गया टीचिंग में क्या टेक्नोलॉजी नहीं है तो किसको कहोगे टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसको कहोगे आप शैक्षिक तकनीकी किसे कहा जाता है चलो शिक्षा तो मैंने शैक्षिक को पढ़ाया था मैंने एजुकेशनल शिक्षा भी बताया था टीचिंग शिक्षण क्या होता है आज बता दो क्या बताया सीखने सिखाने की प्रक्रिया ठीक है याद नहीं भूल नहीं दूसरा देखो तकनीकी क्या बताया था प्राप्त ज्ञान का जो वैज्ञानिक ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका व्यवहार में प्रयोग करना तो देखिए विज्ञान प्लस मनोविज्ञान ये दोनों को जोड़ के ईटी कहते हैं समझो आप चीज सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक उपकरणों विधियों तथा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग क्या कहलाता है शैक्षिक तकनीकी कहलाता है ये है इसका अकेले देखिए साइंस नहीं वैज्ञानिक विधि और विज्ञान के उपकरण साथ में मनोविज्ञान के सिद्धांत दोनों को यदि हम प्रयोग में लेते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तो क्या कहलाएगा ईटी आप एक ही पक्ष बता रहे थे अब वो क्या बता रहे शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं ना तकनीकी का प्रयोग लेकिन साथ में ये भी है ये भी आ गया है इसलिए तो इसमें पढ़ते व्यवहार तकनीकी अनुदेशन तकनीकी शिक्षा तकनीकी कई प्रकार की टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं देखो इसको डायग्राम बनाओ और फिर उसके बाद इसको शब्दों में लिखवा दूंगा वैज्ञानिक तकनीक या विधि तकनीक और मनोविज्ञान के सिद्धांत
चुपचाप से होकर बैठो, आज क्या चक्कर है? एक्टिव रहो ना, इसके लिए कैसे कैसे बिठा रखा, बीच वाले से बात कर रहा हूँ, सबके चेहरे ऐसे लग रहे हैं, आज आपको फुर्सत नहीं मिल रही है। हाँ, कल से काउंसलिंग करवानी है मुझे, जो एल 1 एल 2 काउंसलिंग का हेड हो काउंसलिंग का, उससे मुझे काउंसलिंग करानी है। तो ये आप लिख लीजिए, आज की कॉपी डायग्राम बनाने की लीजिए। देखो सीखने और सिखाने की, आज कोई सच्ची तकनीक बात लिखिए, ये तो बना डायग्राम। देखो सीखने सीखने सिखाने के कार्य को, सीखने सिखाने के कार्य को सरल, सीखने सिखाने के कार्य को सरल, सहज, प्रभावशाली, प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी तथा मनोविज्ञान के, वैज्ञानिक तकनीकी तथा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उचित प्रयोग ईटी कहलाता है, उचित प्रयोग ईटी कहलाता है। अब देखो ये जो ईटी है ना, इसमें तीन चीजों पर जोर दिया गया है बस। एक तो क्या प्राप्त करना शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा शिक्षक को कैसा बनाना मशीन की तरह यंत्रवत, तीसरा देखिए इसमें एक प्रोसीजर बनाना इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इन तीन चीजों का समावेश ही ईटी है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की तीन चीजें शिक्षा के उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाए, कौन सी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए, कौन सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए, दूसरा शिक्षक को क्या बनाना यंत्रवत मशीन की तरह पॉइंट टू पॉइंट बात हो, तीसरा इनपुट प्रोसेस और इनपुट वाले प्रोसेस की कोई ना कोई परिणाम निकलने चाहिए। इस सिद्धांत पर इसको कार्य करने के लिए कहा गया है। तो लिख लो ईटी के महत्वपूर्ण बिंदु, ये तीन है। ईटी के महत्वपूर्ण बिंदु, ईटी के महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दूसरा शिक्षण प्रक्रिया का यंत्रीकरण करना, शिक्षण प्रक्रिया का यंत्रीकरण करना। तीसरा आईपीओ प्रणाली को अपनाना, आईपीओ प्रणाली को अपनाना। आई का मतलब क्या है, पी का मतलब और ओ का मतलब प्रणाली को अपनाना। तो तीन काम है शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना, एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को यंत्रवत बनाना और तीसरा आईपीओ का समावेश। तो ये तो था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक परिभाषा है इसकी जो पूछ ली गई थी, बात लिख लो। रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार, रॉबर्ट ए कॉक्स लिखा कि वो चीज बताना लिखेंगे हमको, लिखा लिया बस लिखना। अच्छा उसके बाद देखिए शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, ये भी सारी लिखवा के थे नहीं लिखा है, मुझे जो चीज लगी वो चीज बताऊं, निकाल के तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें। देखिए शैक्षिक तकनीकी चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बता देता हूं इनके बारे में। देखिए शैक्षिक तकनीकी के प्रकार की दो चीजें हैं, एक होता है रूप फॉर्म्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्या होता है रूप, और एक होता है इसका प्रकार। तो शैक्षिक टेक्नोलॉजी को तीन भागों में बांटा है लुम्सडेन ने, लुम्सडेन 1964 के अनुसार। अच्छा सवाल है ये भी, शैक्षिक तकनीकी को वर्गीकृत करने का कार्य किसने किया, किसने किया था, लुम्सडेन ने किया था। पढ़ रखा है कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। शैक्षिक तकनीकी को कितने भागों में बांटा, तीन, ईटी फर्स्ट, ईटी और ईटी थर्ड। इसको लेके नाम दिया गया हार्डवेयर, कठोर तकनीकी, इसे नाम दिया गया सॉफ्टवेयर, जिसे कहते हैं मृदु या कोमल तकनीकी, और इसे नाम दिया गया प्रणाली तकनीकी या उपागम जिसको हम कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा यहीं से देखना, कौन सी तकनीकी को एजुकेशनल नो, कौन सी तकनीकी को, एक नाम था इसका अभी याद देखता हूं, नहीं एक मिनट, एक सवाल आएगा। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में कौन सी को कहा जाता है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन किसको कहा जाता है, सवाल आया हुआ है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में तकनीकी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इन एजुकेशन। ये सवाल पूछा था एग्जाम, फर्स्ट को कहा गया है। देखिए टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इसको नाम दिया गया था टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अरे क्या होगा उसका क्या था, शिक्षा में तकनीकी, और स्टार्ट हो जाएगा शिक्षा की तकनीकी, शिक्षा की तकनीकी, शिक्षा की। देखिए बनाने वाले पता नहीं कहां से बनाते हैं, सवाल आए हुए हैं जहां से बनते हैं। अब देखिए लुम्सडेन सर्वप्रथम प्रयोग किया था इस टेक्नोलॉजी का, यानी इसका नामकरण करने वाले कौन थे, लुम्सडेन। तो इसका नामकरण किसने किया, बीएफ स्किनर ने। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए इस टेक्नोलॉजी को नाम देने वाले लुम्सडेन, यानी इसके जन्मदाता लुम्सडेन, तो इसके कौन है, बीएफ स्किनर। लुम्सडेन ने देखिए इसको एक नाम और भी दिया, रिलेटिव टेक्नोलॉजी भी कहा, सापेक्ष, सापेक्ष तकनीकी, और इसको देखिए कहा रचनात्मक तकनीकी, रिलेटिव रचनात्मक तकनीकी। ये छोटी छोटी चीजें आती है परीक्षा में जो हम अंतर के आधार पर सीख रहे हैं एक एक करके। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी। लुम्सडेन ने सर्वप्रथम दिया ये शब्द, और ये किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। और लुम्सडेन ने इसको क्या कहा, सापेक्ष तकनीकी, और इसको भी देखिए रचनात्मक तकनीकी किसने कहा, लुम्सडेन ने कहा था, लुम्सडेन। क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले सबसे ज्यादा कौन थे, यही है। अब आते हैं कि तो इनकी जानकारी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या है, बिल्कुल सही बात है, यंत्र या मशीनों का प्रयोग, यंत्र या मशीनों का प्रयोग। ये ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित है, ज्ञान का संचय करना, ज्ञान का प्रसारण करना। जैसे मेमोरी कार्ड में ज्ञान भर लेते हैं संचय, फिर रेडियो टीवी पे चला दो तो ज्ञान का क्या होगा, प्रसारण। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देती है मशीनें, लेकिन ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों पर शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए यंत्र मशीनों का प्रयोग, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, आपने पढ़ा हुआ है, ये बताओ। चार मोटे एग्जांपल हो गए, ये उदाहरण हो गए। तो इसको कोमल क्यों कहते हैं, मृदु क्यों कहते हैं, इसके अंदर मनोविज्ञान के सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, उस पर आधारित होती है। और ये मशीनों के ऊपर आधारित होती है। ये किस पर आधारित है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, मानव व्यवहार से संबंधित है। मशीन को मानव व्यवहार के सॉफ्टवेयर होता है, मानव बनाता है, उसके लिए वो उसके ऊपर काम करता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित
इसीलिए परीक्षा में सवाल पूछा जाता है यहाँ से, और एक बार नहीं कई बार। हार्डवेयर फर्स्ट ना, हार्डवेयर या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट की उत्पत्ति मानी जाती है फिजिक्स व इंजीनियरिंग से, क्योंकि मशीनों का काम तो इसी में है। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान व इंजीनियरिंग। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई? उत्पत्ति थोड़ा फास्ट इसकी पढ़ा हुआ चीज है आपका, बड़ी हुई चीज को देखिए स्पीड से दोबारा रिपीट। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? व्यवहार से और मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान क्या? व्यवहार का विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मनोविज्ञान से। ये मनोविज्ञान से, ये भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से। देखिए हमें यही तो रखा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नाम से टॉपिक दे रखा है। दे रखा नहीं दे रखा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यही तो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है अपने सिलेबस में। अब अंदर करेंगे फिर पहले दोनों एक साथ तुलना करके बताते हैं आपको। जिनके आप एग्जांपल दे रहे थे कि हार्डवेयर में कौन कौन सी सामग्री आती है और सॉफ्टवेयर में कौन सी आती है, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ सामग्री। और सबसे ज्यादा लिखा है देखो इसके ऊपर, जो सबसे ज्यादा लिखा है एस के मंगल साहब ने खूब लिखा है सामग्रियों में, बहुत बड़ी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। उन्होंने देखिए सामग्रियों को इंद्रियों के आधार पर 3 भागों में बांट के लिख रखा है। कौन कौन सी सब सामग्री? सब वाली जितनी भी मशीनें सबके नाम लिखो यहाँ। दूसरा दृश्य सामग्री, और तीसरा सब पढ़ा रखिए आपको, सब दृश्य सामग्री। बात आती है साहब इसमें कौन सी सामग्री आएंगी? इसके अंदर भी देखिए सामग्रियों को 3 भागों में, एक तो ग्राफिक्स, जो भी ग्राफिक्स है। दूसरा देखिए हम इसके अंदर प्रदर्शन करने वाले विभिन्न प्रकार के बोर्ड चार्ट वगैरह ये हैं, प्रदर्शन सामग्री। और इसके बाद देखिए यहाँ त्रिविमीय, जैसे 3D जैसे कहते हैं मॉडल वगैरह आपने क्या होते हैं? त्रिआयामी, आयामी, जैसे क्या है मॉडल? विभिन्न प्रकार के बोर्ड है ये, जैसे अपने कोई भी जैसे बोर्ड वगैरह होते हैं ना, सूचना पत्र, ये विभिन्न बोर्ड, विभिन्न बोर्ड। और ग्राफिक में क्या होते हैं? ग्राफ, मानचित्र वगैरह। इसमें देखिए चार्ट, प्रदर्शन में एक मिनट, चार्ट, यहाँ मानचित्र, ग्राफ पेपर, ये कैसे जिन पे ग्राफिक्स बने रहते हैं। ग्राफिक्स, प्रदर्शन और त्रिआयामी जैसे मॉडल, चार्ट, ग्राफ पेपर, मानचित्र। और सब इसमें क्या है? टीवी, सीसीटीवी, यहाँ क्या जाएगा? इसमें कौन सी आएंगी? बहुत सारी सामग्री बताई मैंने आपको, जिसमें केवल क्या दिखा है? दृश्य, और यहाँ कौन सी आएंगी? सब यंत्र है। दृश्य सामग्री के अंदर हमारा प्रोजेक्ट किसमें आता है? सारी बता देंगे, मिलेंगी नहीं, आराम से। जो देखिए ऐसे मंगल ने बताई है कि कौन कौन सी सामग्री क्या क्या है। ये सारी लिख रखी थी आपने सामग्री कुछ। अच्छा अब मुझे बता दो कोमल को कोमल क्यों कहते हैं? हार्डवेयर का तो समझ में आ गया, मशीन और यंत्र काम में लेते हैं, इसलिए वो क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन इनको हम देखिए कोमल सामग्री क्यों कहते हैं? एक बार लिख दिया तो उसमें फिर बदल नहीं कर सकते। अच्छा और बताओ। देखो कोमल या मृदुल नाम से पुकारने के पीछे क्या यथार्थ है? ऐसे मंगल ने कुछ लॉजिक दिए हैं, क्योंकि मैंने बताया सामग्री को क्यों कहते हैं हम। पहला कारण पढ़ते हैं, देखिए कोमल साधनों के निर्माण तथा विकास में जो सामग्री प्रयोग में लाई जाती है उसकी प्रकृति काफी सरल, कोमल और मृदुल होती है, इसलिए क्योंकि उनका जो निर्माण जो होता है मशीनों की तुलना में काफी सरल होता है। कोई प्रोजेक्ट मशीन बनाना और एक सॉफ्टवेयर बनाना, दोनों की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है ना, वो उसकी मशीन की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, उसकी तुलना में इसकी प्रक्रिया कम होती है। दूसरा देखो सॉफ्टवेयर का निर्माण और विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा कलात्मक रुचि और कौशलों का अनुसरण करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है? कोमल सामग्री कहलाती है। और देखो सॉफ्टवेयर सामग्री का उपयोग में लाना अत्यंत सरल और सहज होता है। एक मोबाइल बनाना, एक मोबाइल चलाना, मोबाइल बनाना हार्डवेयर, मोबाइल चलाना सॉफ्टवेयर। तो आपको देखो चलाना तो कोई भी चला लेता है, तो बना सकते हैं क्या? इसकी उनकी संरचना कौन कह रहा है? कौन सी कंपनी का मेरा ये वाला नहीं बनाना, नया कुछ मोबाइल बना के दिखाओ, चला तो लेंगे अपने आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, ताकि ध्यान रहे आपको। देखो भैया ये तो कहता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ, और उसके बाद देखिए हमने देखिए उसके प्रकार, कितने प्रकार थे? 3। अब तीसरा प्रकार रहेगा, उसे लिखो सिस्टम या प्रणाली। देखो भाई प्रणाली उपागम नए पन्ने पर तीसरा प्रकार, अर्थात क्या कहते हैं हम? ईटी थर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ईटी थर्ड। ये किसका परिणाम है? ईटी वन और ईटी टू का परिणाम है। ये ईटी थर्ड किससे मिलकर बना है? ईटी वन प्लस एक, ईटी फर्स्ट प्लस ईटी सेकंड बराबर ईटी थर्ड। किससे मिलकर बना है ये? और इसी का देखिए दूसरा नाम क्या है? प्रणाली। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टम। और सिस्टम को व्यवस्था भी कहते हैं, याद रखना इसको व्यवस्था उपागम भी कहते हैं। व्यवस्था उपागम, प्रणाली उपागम या व्यवस्था उपागम। अब छोटे-छोटे क्वेश्चन इससे संबंधित देखिए पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति, ईटी जो थर्ड है इसकी उत्पत्ति हुई, आया हुआ क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार से पहले, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, ऐसा सवाल बना रखा है। बताओ भी उत्पत्ति कब हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार के, देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, देख लो एक बार, पता लग जाएगा हमें। देखिए इसकी उत्पत्ति हो गई थी। सिस्टम अप्रोच का मतलब सीधा सा ये समझो, काम करने की एक वैज्ञानिक विधि। कहते हैं सिस्टम से काम करना, व्यवस्थित तरीके से कार्य करना, ये कुछ भी नहीं था, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का व्यवस्थित रूप से यूटिलाइज करना। ये जो सिस्टम अप्रोच आई थी देखिए सेकंड वर्ल्ड वार से पहले आ गई थी, लेकिन शिक्षा में इसका प्रयोग हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। तो देखो शिक्षा में इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पहले अलग क्षेत्रों में चलती थी, लेकिन हमारी शिक्षा में क्या बात है? शिक्षा में इसका प्रयोग सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। एक सवाल हो रहा है देखो उत्पत्ति के बाद, इसका बेस क्या था? सिस्टम अप्रोच जो एक संकल्पना है, इसका आधार किस चीज को माना गया? अंश से पूर्ण की ओर या पूर्ण से अंश की ओर? आया हुआ क्वेश्चन में वही चीज रिपीट कर रहा हूं जो पूछी गई वाली चीज। तो देखिए इसका जो माना गया है पूर्ण से अंश की ओर गेस्टॉल्ट, इसको माना है गेस्टॉल्ट विचारधारा को इसका आधार माना है। देखो फटाफट छोटी चीजें, समय कम है। गेस्टॉल्ट विचारधारा से उत्पत्ति, कौन सी विचारधारा से हुई? गेस्टॉल्ट। यहाँ कोई भी चीज किसी को बताई जाए पूर्ण रूप में बताओ, पूर्ण रूप में बताओ, पूर्ण रूप में बताना क्या कहलाता है? गेस्टॉल्ट। इसलिए हम कहते हैं संपूर्ण से या पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, फिर ले जाओ। अर्थ बड़ा सिंपल है, ये घड़ी है, बच्चे के सामने पहले पूरी घड़ी दिखाओ उसको, ऐसे बताओ टुकड़े टुकड़े दियो, अलग अलग पार्ट दिखाओ। अगर बच्चे को पढ़ाना सबसे पहले पूरा शरीर दिखाओ, क्योंकि शरीर एक तंत्र है, क्या एक प्रणाली है, फिर से पार्ट ये श्वसन तंत्र, ये पाचन तंत्र, ये उत्सर्जन तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र, ऐसे बताओ उसको बाद में। इसलिए कौन सी विधि को बनाया गया इसमें? पूर्ण से अंश की ओर। ये छोटी छोटी चीजें बनते हैं इसमें, बाकी वैसे देखो ये प्रणाली पढ़ने की चीज थोड़ी है। प्रणाली क्या व्यवस्थित तरीके से काम को करना क्या कहता है? प्रणाली कहता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट और एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है, तो खुली प्रणाली
वो सिंपल सी चीजें व्यवहारिक अर्थ में और सिद्धांत में जाके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं। सिंपल सादा वैज्ञानिक तरीके से कार्य को करना। अब देखो बात उद्देश्य वो पहले क्या होगा नहीं बताना था, इतना मेरे पास समय नहीं है, तो सारी चीज पूछेगा। तो पहली चीज मैं क्या कर रहा हूँ उद्देश्य, ऐसे किसी के बारे में कुछ मत बोलो कोई चीज, है ना, कमी आपकी है। आप मैं पढ़ाने वाले से जितनी चीजें पूछोगे चीज बताऊंगा, जैसे आप पूछोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा। अब आप देखिए मैंने पहले कहा था व्यक्ति शकल देख के टिका करता है। अरे तुम बोला मैं कहा मैं बताने ना कल मेरा एक मिनट बता देना। अरे मेरे नंबर देके व्हाट्सएप नंबर है, पूरी क्लास को दिए थे 890 560 जैसे भी आए बता देना, मैंने सबको रखेंगे। और टेलीग्राम चैनल बता रखा है, और इसमें देना आप इससे मेरे से नहीं हो सकती, आज लिखा है। और दिन में भेजना, रात को मत भेजना, रात को बोलता है मोबाइल पूरी रात भर। उद्देश्य देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाना है, प्रभावी और बोधगम्य बनाना। देखो उद्देश्य फटाफट लिखो, छोटी चीजें हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी व बोधगम्य बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी व बोधगम्य बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी व बोधगम्य बनाना। इसलिए देखिए हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे हेडिंग डालो प्रणाली या सिस्टम। और आजकल तो पता चल में आ गया सिस्टम। एलवी से मेरे भी बच्चा सारे दिन कहता पापा सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम नहीं हो गया। मैं कहता हूं सिस्टम क्या है, पढ़ाता तो मैं हूं, और तू ये से आता है, उसने बताया कि एलवी सर्विस नाम का है, तो मेरे पास तो समय नहीं होता इन चीजों के लिए। ना मैं देखता हूं ना मुझे पता रहता है। कभी सुबह 6 बजे आता हूं, शाम को 8 बजे तक क्लास कंटिन्यू हो जाती है, सो जाता हूं, खा के देखिए सुबह उठ के आ जाता हूं। अब मुझे क्या पता कौन सा सिस्टम पे दिखा लेता हूं, आपको ये नहीं पता। सिस्टम पे सिस्टम चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। अब आप देखिए, अब वो क्या कहता है कि जैसे अब मैं कहूं आराम से सिस्टम में चलता हूं सारे दिन, काल में बैठेगा तो सिस्टम, अरे मैंने कहा सिस्टम क्या बताना सारे दिन वाली सिस्टम है नहीं, ऐसे बताने लेकिन आप सिस्टम समझ रहे हैं। देखो आप लोगों के पास समय हो तो व्यक्ति को मनोरंजन भी करना चाहिए, ये भी एक मूलभूत आवश्यकता है। जो जितना ज्यादा मनोरंजन करता है उतना ज्यादा मन लगाना पड़ता है, याददाश्त बढ़ती है। और जो प्रेशर में रहते हैं ना वो सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रेशर में चीजों को याद नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, तर्क नहीं कर पाते कभी भी। अपना पूरे दिन में बोल बोल के बारिश हो जाता है, शाम तक पता नहीं लगता है। अब नई चीज देखने के बाद भूल जाते, सब को याद नहीं आता। क्यों नहीं आती चीजें? पूरे दिन में एक चीज को बोलते रहना और धीरे धीरे ज्यादा रिकॉल कहां से होगा, स्वस्थ मस्तिष्क जब तक नहीं होगा ना तब तक हम कुछ भी मानसिक क्रिया नहीं कर सकते। और ये लाइफ याद रखना, सोना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कम से कम न्यूनतम 6 घंटे मिनिमम सोना है। 6 तो सही कोई परीक्षा नहीं है, ताकि सुबह उठते फ्रेश रहे, जितनी चीजें हम लोग पढ़ के भेजते हैं ना सहन कर पाओ। हमारे सोगे आज मुझे जल्दी से बताओ छोड़ो इन चीजों को भी। सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम किसे कहते हैं? जल्दी बताओ सिस्टम किसे कहते हैं? देखो पहले शब्द लिखो, उसके बाद प्रणाली या सिस्टम है, पहले लिखो तो सही। देखो प्रणाली उप इकाइयों का समूह या योग है। प्रणाली कोमा उप इकाइयों का समूह या योग है। मैंने लिखा है उप इकाई का योग या सेट है उनका। देखिए यहां देखिए मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, देखो कुछ चीजें रखी हुई हैं, देखिए उसके अलावा देखिए सारी चीजें कैसे हैं, अव्यवस्थित। कैसी हैं? अव्यवस्थित है, सिस्टमेटिक नहीं है, सिस्टम में नहीं है। अब देखिए इन्हीं इकाइयों को यदि हम एक सिस्टम में रख दें तो देखिए ये सिस्टम है और ये क्या है, हमारे कंपोनेंट्स एक तरह के उप इकाइयां, छोटे छोटे पार्ट। एक बड़े बॉक्स में जो सामान रखा है उस सामान का क्या है, पार्ट ये बड़ा बॉक्स है जैसे हमारा शरीर, इसके अंदर छोटे छोटे तंत्र बने हुए हैं। अगर वो व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं या व्यवस्थित रूप से रखे हैं एक सिस्टम में, ये मैंने बताया उप इकाइयों का योग या सेट क्या कहलाता है, प्रणाली कहलाता है। ये एग्जांपल है हमारे सामने, जैसे एक एग्जांपल ले लो घड़ी। क्या ले हम? अब घड़ी जो है ये हमारा क्या है, एक प्रणाली है। अगर इसके पार्ट अलग अलग पूछे बैठे हैं हम तो वो क्या होंगे, उप इकाई होंगे उसकी। क्या होंगे? उसके सब डिवीजन होंगे वो। ऐसे ही देखो हमारा एक और ले ले शिक्षा। शिक्षा पूरा जो विभाग है, शिक्षा विभाग एक तंत्र है, उसकी अलग अलग संस्कृत शिक्षा, सामान्य शिक्षा या उसके अलावा स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये उप इकाई है। ये उसके क्या होंगे, उप इकाई होंगे। ऐसे देखिए हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं एक के बाद एक। देखो इसमें एक लाइन और दूसरी प्रणाली, प्रणाली सिद्धांतों का समूह या सेट, प्रणाली सिद्धांतों का समूह या सेट, कोमा एक योजना समूह या सेट, इसको समझ कहते हैं हम ऐसी थी, कोमा एक योजना, कोमा एक तरीका है। यानी काम करने का क्या है, एक तरीका है, एक सेट है, एक तरह से हमें क्या नाम दिया, योजना है। इसके बाद इसकी परिभाषा भी आई हुई है एग्जाम में, देखो परिभाषा लिखिए जो एग्जाम में आई हुई है। आलपोर्ट के अनुसार, आलपोर्ट के अनुसार प्रणाली एक जैसी वस्तु है, प्रणाली एक ऐसी वस्तु है, प्रणाली एक ऐसी वस्तु है जो किसी प्रकार की क्रिया से संबंधित होती है, किसी प्रकार की क्रिया से संबंधित होती है और वह उस क्रिया में एक प्रकार का समन्वय और एकता स्थापित करती है, दूसरी एरिक अनविन, ये आई हुई है एग्जाम में, अनविन, एरिक अनविन। देखिए एक प्रणाली विभिन्न अंशों का वह योग है, एक प्रणाली विभिन्न अंशों का वह योग है जो स्वतंत्र तथा सामूहिक रूप से कार्य करते हुए अपनी आवश्यकताओं पर आधारित वांछित परिणामों को प्राप्त कर सके। लास्ट परिभाषा लिखिए वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार या वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। देखो इसमें प्रणाली एकीकृत रूप से निर्मित इकाइयों का वह समूह है, जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उदाहरण घड़ी एक प्रणाली है, विद्यालय एक प्रणाली है। दूसरा उदाहरण मानव शरीर एक प्रणाली है, तो हमने डायग्राम बनाया है यहाँ। ये घड़ी के पूजे हैं, बड़े मुश्किल से ढूंढ के लाया। ये क्या है और ये क्या है, उप इकाई। सिस्टम मतलब ये है, हो जाएगा सिस्टम। ये क्या है, उप इकाई, और ये क्या है, प्रणाली। यहाँ कहते हैं उप प्रणाली का जो भाग होता है वो क्या होता है, सब सिस्टम होता है उस तरीके। इन्हीं के योग से होकर ये बना, तो हम देखिए यहाँ से यहाँ की ओर आते हैं और कई बार हम चीजों को ऐसी चीजें दिखाई, आपके देखिए बना इसको
नहीं वो एक सिस्टम ये नहीं कहता, सिस्टम कहता है पहले पूर्ण रूप से चीज को देखो फिर तुम इसको विभाजित करो। और प्रणाली हमेशा कहती है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसके भाग होते हैं, दो तरह की होती है। व्यक्ति काम करने के लिए ऐसा होता है स्वतंत्र और व्यवस्थित रूप से कार्य को संपादित करता है। ये तो हमारी क्या है प्रणाली। फिर देखेंगे प्रणाली के बाद उपादान, उपादान के बाद दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों क्या है, तभी प्रणाली की विशेषताएं भी लिखनी है हमें, तो फिर देखेंगे और क्लास में। अब तक क्लास में इसी प्रकार की घंटे की क्लास होती है, बाद में मिला हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। ठीक है, भैया बताएंगे हो गया है दूसरी क्लास में।